और क्रिकेट में शानदार जीत के बाद हम हाजिर हैं उन खबरों के साथ जिन्हें इंडिया देखना चाहता है। वो खबरें जो आपने बताई वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अगले 1 घंटे तक आपकी चुनी हुई खबरों का हर पहलू हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि वो कौन सी 6 खबरें हैं जो आपने चुनी है आज। किस खबर पर है आपकी नजर? पहली खबर थी आज उज्ज्वला गैस सब्सिडी को कौन खा गया, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दूसरी खबर थी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर महाभारत बचा हुआ है। तीसरी खबर थी बंगाल के वोट युद्ध पर कौन भारी पड़ रहा है। चौथी खबर थी कि यूपी विधान परिषद में क्या लव जिहाद का कानून फंसेगा। पांचवी खबर रही सांसद मोहन डेलकर की खुदकुशी का राज क्या है, क्या ये खुलेगा आज। और छठी खबर थी चले इमरान अमेरिका चीन में पंच बनने के लिए। आपकी पसंद के मुताबिक जो आपने देखा उसके मुताबिक बहुत सी चीजें रिजल्ट हमारे सामने आ चुके हैं। उज्ज्वला गैस सब्सिडी को कौन खा गया, 45% लोग इस खबर को देखना चाहते हैं, यानी सबसे प्रमुखता इसी खबर को मिली है। दूसरे नंबर पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर जो महाभारत मची है उसको 20% लोग, और बंगाल के वोट युद्ध को 20% लोग देखना चाहते हैं। बाकी तमाम परसेंटेज आपके सामने है, जिसके हिसाब से हम खबरों को आगे दिखाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं उज्ज्वला योजना की, जिसे इंडिया सबसे ज्यादा देखना चाहता है, क्योंकि हमसे और आपसे जोड़ती हुई खबर है ये। इंडिया जानना चाहता है इसमें कहां पर गड़बड़ झाला चल रहा है। उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो सपना है जिसके जरिए वो गरीबों के घर गैस सिलेंडर और चूल्हा पहुंचाना चाहते हैं। इस योजना को मोदी सरकार की बड़ी कामयाबी के तौर पर भी माना जाता रहा है। इस योजना के तहत पहले 5 करोड़ और फिर 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने का टारगेट रखा गया था। सितंबर 2019 में यह टारगेट पूरा हो गया। अप्रैल 2016 में देश में एलपीजी का कवरेज 61.9% पर था। जनवरी 2021 में यह टारगेट बढ़कर पूरे देश लगभग 99.5% हो गया। तब वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अब 1 करोड़ और परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे, यानी अब उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ परिवारों तक एलपीजी कनेक्शन पहुंच रहा है। लेकिन अब हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो इसी योजना का दूसरा पहलू है। ये जमीन का वो कड़वा सच है जो किसी अच्छी योजना की हवा निकाल देता है। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब 20 लाख गैस सिलेंडर उस गरीब परिवार में पहुंचेंगे जहां का रसोड़ा किचन धुएं से भरा हुआ रहता है, आप मुझे बताइए उस मां को कितना सुख मिलेगा। क्या चला गया एलपीजी चूल्हे का जमाना? क्या फिर लकड़ी उपलों में ही है कलेजा जलाना? जी हां, यह हकीकत उन गरीब परिवारों की जिन्हें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कुछ साल पहले मुफ्त सिलेंडर मिला था। लगा था कि अब चूल्हा फूंकने से राहत मिलेगी, लेकिन जिंदगी ने एक बार फिर यू टर्न मार दिया। ये तस्वीर है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी की। ये हैं नसीमुन। बुढ़ापे में इन्हें अब फिर से चूल्हा फूंकना पड़ रहा है। घर में सिलेंडर जरूर है, लेकिन वो अब धूल खा रहा है, क्योंकि सिलेंडर भराना अब इनके बस की बात नहीं। अब का क्या करें भैया, पे कैसे भरवाएं? दिक्कत होती है। हाँ, कितने का सिलेंडर मिल रहा है? अब सिलेंडर भैया कहा पता कितने का मिला था, जब हमका कोई वो नहीं है तो क्या बताएं। पहले भरवाती थी? नहीं, जब मिला था वही जब भरा रहा है बस। बाराबंकी के भिटौली कला गांव के सलमान अनाज बेचते हैं। उनकी पत्नी शबीना गैस पर खाना जरूर पका रही हैं, लेकिन ये चिंता उन्हें भी सता रही है कि गैस खत्म हुई तो फिर क्या होगा। लेकिन जो है गैस ना हो तो बहुत दिक्कत है। वैसे तो ठीक है, लेकिन गैस की वजह से बहुत दिक्कत है। पहले तो चूल्हे पे बनाते थे, तभी लकड़ी थी, अब तो लकड़ी है नहीं इतनी, तो गैस पे बनाते, लेकिन जो है महंगाई की वजह से बहुत दिक्कत है। सलमान और शबीना को जब फ्री में गैस सिलेंडर मिला था तो उनकी बाछें खिल गई थी। खाते में सब्सिडी का पैसा भी कभी 400 कभी 500 रुपए तक आता था, लेकिन अब सिलेंडर 700 रुपए से ज्यादा का मिल रहा है और सब्सिडी आ रही है 35 रुपए।
ये देखिए सलमान का जो पासबुक है ये साल 2018 की एंट्री 24/10/2018 की एंट्री में 414 रुपया 22 पैसे की सब्सिडी मिली है। वहीं अगर अब करंट का दिखाऊं आपको, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ सब्सिडी ऑफ ₹35 ₹90 फॉर एलपीजी ऑर्डर नंबर इतना डेटेड 23/12/2020, यानी कि आज से लगभग 2 महीना पहले जो सब्सिडी मिली है वो सिर्फ 35 रुपये की मिली है, और 2 साल पहले जो सब्सिडी मिली है वो 414 रुपये की मिली है। 2 साल पहले ऐसा था कि जितनी मतलब सब्सिडी वापस आ जाती थी 405 रुपये का सिलेंडर पड़ता था। उसके बाद में अगर 600 रुपये का मिलता था सिलेंडर, तो उसमें से जो पैसे माइनस करके 450 रुपये की गैस, उसके बाद में जो है सारे पैसे वापस आ जाते। अब हाल ये है कि दिन पे दिन यानी बढ़ता जा रहा है। बाराबंकी के गरीबों के घर घर की यही कहानी है। गुड्डी से मिलिए महंगे सिलेंडर की मार के चलते अब ये खाना पकाने के पुराने फॉर्मूले पर लौट आई हैं। घर में उपले सूख रहे हैं, चूल्हा फिर से तैयार हो रहा है। गैस की बढ़ती कीमत और घटती सब्सिडी के चलते आखिर सिलेंडर भराएं भी तो कैसे? गैस जब पैसा खत्म हो जाते हैं तब नहीं भरा पाते तो चूल्हे पे बनाते हैं। बहुत दिक्कत होती है, कभी कभी नहीं खत्म हो जाता तो भरवा ही नहीं पाते हैं। मजदूर आदमी कैसे बच्चन का खाएं, कैसे गैस भराएं। बाबू और उनकी पत्नी रिकुनिशा भी महंगी गैस और कम सब्सिडी की मार झेल रहे हैं। बाबू का एक हाथ खराब है और रिकुनिशा स्कूल में आया का काम करती हैं। पिछली बार गैस भराई थी और अब डर ये है कि ये खत्म हुई तो नया सिलेंडर कहां से आएगा। एक 15-15 दिन, एक महीना हम लोग चूल्हे में बनाते हैं। जब पैसे नहीं है तो कैसे मंगाएं? इतनी महंगी मतलब सिलेंडर है, नहीं पैसा काम नहीं लगा तो फिर अब बैठे हैं। कोरोना में जब पहला सिलेंडर फ्री हुआ तो वो लाए थे तो पूरा पैसा उसका वापस आ गया। उसके बाद से हमने जितने सिलेंडर भराए हैं वो सब्सिडी कोई नहीं, सिर्फ 35 रुपये आते हैं उसमें से। उज्ज्वला योजना में महिलाओं के पास चूल्हा और सिलेंडर तो फ्री में पहुंच गया, लेकिन जो परिवार गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिन्हें 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल है, वो 800 रुपए का सिलेंडर कैसे खरीदेंगे? तो ऐसे में 800 रुपये का सिलेंडर भराएं तो भराएं कैसे, क्योंकि सब्सिडी मात्र 35 रुपये है और सिलेंडर की कीमत 850 के आसपास। ऐसे में अब महिलाएं फिर से तैयारी कर रही हैं कि वो चूल्हे पे खाना बनाएं और घर का किसी तरह से पेट पालें। ऐसे में बाबू जैसे तमाम सारे लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि सरकार गैस सिलेंडर या तो सस्ते करे या सब्सिडी का रेट बढ़ाए और सब्सिडी समय पर दे, ताकि उज्ज्वला गैस योजना का जो लाभ है वो इन गरीबों को मिल सके। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, बाराबंकी। पेट्रोल डीजल हो या फिर एलपीजी गैस, बढ़ती महंगाई में मिडिल क्लास के लिए भी घर चलाना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे परिवार कैसे गुजारा कर रहे होंगे, ये आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। एलपीजी में सब्सिडी से घर का चूल्हा जल रहा था, लेकिन वो भी अब घटती जा रही है। इंडिया जानना चाहता है कि कैसे सिलेंडर के दाम और बढ़ रहे हैं और सब्सिडी कम हुई है। आइए हम आपको वो आंकड़े दिखाते हैं। ध्यान से देखिए आंकड़ों को। पीछे की तरफ स्क्रीन पर मेरे सिलेंडर और सब्सिडी का हिसाब आपको समझा रहे हैं। अगस्त 2014 की बात है, तब एक सिलेंडर 524 रुपए का था। एक व्यक्ति 524 रुपए का सिलेंडर खरीदता था। ये पैसा बैंक में गया, बैंक से सब्सिडी के 86 रुपए उस व्यक्ति को वापस मिल जाते थे। ये अगस्त 2014 की बात है, जब मोदी सरकार नई बनी थी। नवंबर 2018 की बात देखिए, 939 रुपए का एलपीजी सिलेंडर हो गया। ये पैसा बैंक में गया, बैंक से सब्सिडी के नाम पर 433 रुपए वापस आ गए, लगभग 50% सब्सिडी। सिलेंडर का हिसाब जून 2019 में 719 रुपए का सिलेंडर हुआ। ये पैसा सिलेंडर खरीदा उसने, बैंक से 719 के बदले में 240 रुपए की सब्सिडी आपको वापस मिल गई। सब्सिडी अकाउंट में आती है, इसीलिए इस ग्राफिक को समझना जरूरी है। मार्च 2020, पिछले साल की बात करें, 805 का एलपीजी सिलेंडर हो गया, 14 किलो वाला, जो कि घरों में इस्तेमाल होता है। उस 805 देने के एवज में आपको 231 की सब्सिडी मिल रही थी। और अब देखिए आज की स्थिति क्या है। फरवरी 2021 में, आज की तारीख की बात कर रहा हूं, 719 का एलपीजी का सिलेंडर है और अब देखिए सब्सिडी कितनी आती है। यह सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है, महज 35 रुपए। तो कहां पर चीजें आप समझ सकते हैं कि तेजी से सब्सिडी के घटने के दावे आपको दिखाई दिए। सब्सिडी बहुत तेजी से कम कर दी गई है। हमारी रिपोर्ट में लोग जैसा दावा कर रहे थे उसके मुताबिक उनके खाते में सब्सिडी आ रही थी, सिर्फ 35 रुपए की। सब्सिडी की यह कहानी किसी एक जगह की नहीं है, सिर्फ बाराबंकी की बात नहीं कर रहा हूं। ये उत्तर प्रदेश से अब हम आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश की ओर। देखिए
वहां से भी हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उज्ज्वला योजना में घटती सब्सिडी और बढ़ते सिलेंडर के दाम की मार सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है। हम आपको मध्य प्रदेश का हाल दिखाते हैं। यहाँ भी महिलाओं ने सिलेंडर को बक्से में बंद कर दिया है और फिर से चूल्हे पर खाना पकाना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में सिलेंडर महंगा हुआ तो लोगों के लिए इसे लेना मुश्किल हो गया। आखिर करें भी तो क्या, कमाई कम हो गई है और सिलेंडर के दाम आसमान छू रहे हैं। अब हम 2 महीना से नहीं भरवाया महंगे की वजह से। कितने का आ रहा है सिलेंडर? 840। नहीं भरवा, पैसे ही नहीं हो रहे हैं तो मजदूरी कर रहे हैं। 200 रुपया लगती है मजदूरी और ले आते हैं सो नाच पानी ले ले। पहले 660 का भी था, फिर 750 का भी हो गया था, अब 840 का सब्सिडी नहीं बंद हो गई। अब आपको एमपी के सिवनी का हाल बताते हैं। यहाँ 1,73,000 गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं। लोगों की शिकायत है कि साल भर तो सब्सिडी मिली, लेकिन उसके बाद सब्सिडी आना बंद हो गई, लिहाजा सिलेंडर का खर्च उठाना मुश्किल हो रहा है। हमने लाए हैं गैस कनेक्शन, 1 साल तक सब्सिडी आई है, उसके बाद में सब्सिडी नहीं आई, हम क्या करेंगे? अब बच्चों कैसे खर्च पालेंगे? या सब्सिडी दे ही नहीं रहे हैं। इतनी महंगी गैस हो गई, चूल्हा ही तो जलाना ही पड़े। 1 साल तक के सब्सिडी आई है, इसके बाद में हमें कोई सब्सिडी नहीं मिल रही है। अब तो चूल्हा ही जलाने पड़ेगा, गैस तो बहुत महंगी है। ककार गरीब आदमी कमाना खाना करेंगे तो गैस भरवाएंगे, इसलिए तो अब तो चूल्हा ही जलाना पड़ेगा हमको। हम नहीं भरवाएंगे अब गैस, इतनी महंगी गैस कौन चलाएगा? हमने गैस लिए है तो 1 साल भर सब्सिडी आई, उसके बाद से सब्सिडी नहीं आ रही है और लकड़ी का अंडा गैस बहुत महंगी है तो हम भरवा नहीं सक रहे, मजबूर हैं। बड़ा सच ये है कि इस योजना में जुड़े ज्यादातर परिवार बेहद गरीब हैं। जब योजना शुरू हुई थी तब भी सिलेंडर का पैसा एक साथ देना मुश्किल हो रहा था, लेकिन सब्सिडी का पैसा अकाउंट में आने से उन्हें थोड़ी राहत थी। लेकिन अब जब सब्सिडी कम हो गई है तो इनकी मुश्किल और बढ़ गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? साल 2019-20 में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने साल में औसतन 3 सिलेंडर लिए। सीएजी की दिसंबर 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 14 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत अप्रैल 2016 से दिसंबर 2018 तक 500 से 837 रुपए तक चढ़ती उतरती रही। 2018 के एनएसओ के सर्वे के मुताबिक भारत में 20% गरीब परिवारों के महीने की आय औसतन 1065 रुपए है। ऐसे में महीने की कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा सिलेंडर भराने के लिए चाहिए। पिछले कुछ महीनों में सिलेंडर की कीमत भी बढ़ी है और सब्सिडी भी कम हुई है। गरीब परिवारों तक सिलेंडर पहुंचे, इसलिए लाखों सक्षम लोगों ने अपने हिस्से की सब्सिडी छोड़ दी। सरकार ने भी गरीब परिवारों को मुफ्त सिलेंडर और चूल्हा दिया, लेकिन मुफ्त का चूल्हा और सिलेंडर तभी काम का है जब तक इसके दाम गरीबों की पहुंच में हैं, वरना मिट्टी के चूल्हों के दिन फिर लौट आएंगे। और आइए अब हम आपको महाराष्ट्र के बीड में ले चलते हैं, जहां पर लाखों परिवारों को फ्री में सिलेंडर मिले थे, लेकिन क्या वहां की महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है? देखिए एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सब्सिडी एक बार भी नहीं मिली हमको। क्या बंद हो गई 2 साल से। आंखों की जलन तो कम हो गई, लेकिन सिलेंडर के बढ़ते दाम और न आने वाली सब्सिडी ने दिल में चुभन बढ़ा दी है। जहरीले धुएं से महिलाओं की जिंदगी बचाने के लिए महाराष्ट्र के बीड में सरकार ने सिलेंडर और चूल्हे तो बांट दिए, लेकिन उसके बाद इनकी सुध तक नहीं ली। पहले रेशमा बागवान का दर्द सुन लीजिए। 4 साल से यूज कर रहे हैं हम गैस, सब्सिडी एक बार भी नहीं मिली हमको। रेशमा अकेली नहीं है, रेहाना के घर मिट्टी के चूल्हे की जगह गैस जल रही है। शुरू में तो सब्सिडी मिलती थी, लेकिन पिछले 1.5 साल से सब्सिडी नहीं मिली है। तो अब बहुत महंगा हो गया, अब हमारे से भरना नहीं हो रहा, कुछ नहीं। बहुत कमाने वाले के लिए थे हमारे घर पे। बीड में ऐसे कई गरीब परिवार हैं जिनके घर में उज्ज्वला योजना के चलते सिलेंडर तो पहुंच गए, लेकिन अब उसे रिफिल कराना मुश्किल हो रहा है। लिहाजा ऐसे परिवार अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं। सरकार ने ये करना चाहिए कि सब्सिडी चालू करना, गैस के रेट कम करना, सब गरीबों को फायदा होना, नुकसान नहीं होना किसका भी। और सब गैस किसके लिए लेते? 100 रुपये गैस बोले टाकी,
सब्सिडी चालू करेंगे, बोले गैस का कुछ कम करेंगे। यहाँ तो कुछ भी कम नहीं, उल्टा ज़्यादा रेट हो रहे। कहाँ से भरेंगे, कमाएंगे क्या? थोड़ा कमाई कम है। हमने आपको 3 अलग अलग राज्यों में उज्ज्वला योजना की हकीकत से रूबरू करवाया। तीनों ही जगह लोग महंगे सिलेंडर और सब्सिडी के मारे हैं। उज्ज्वला योजना पीएम की महत्वाकांक्षी योजना है जो एक अच्छे इरादे से शुरू की गई, लेकिन सिर्फ इरादों से गरीबों का दर्द दूर नहीं हो सकता। उन्हें तो जरूरत है मदद की, जो फिलहाल मिलती नजर नहीं आ रही। दरअसल रसोई गैस के दाम, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। एक उम्मीद गरीब को थी तो उसको उज्ज्वला स्कीम के तहत जो सब्सिडी मिलती है रसोई गैस को लेकर, उससे उम्मीद थी, लेकिन उसको भी सब्सिडी लगातार कम की जा रही है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, सब्सिडी की बात करते हैं। सब्सिडी के चलने पर उज्ज्वला योजना को लेकर बहुत सी सवाल, बहुत से जवाब संसद के अंदर भी पूछे गए। हम बीते 1 साल के अंदर संसद के अंदर क्या कुछ हुआ वो आपको दिखाना चाहते हैं। 4 बार सवाल पूछे गए, उज्ज्वला योजना को लेकर 4 बार सवाल पूछे गए। स्क्रीन पर सवाल पूछने की तारीख हम आपको बार बार दिखाते जा रहे हैं। 23 मार्च, 14 सितंबर, 14 सितंबर को 2 बार, और उसके बाद रिसेंटली जो सवाल पूछा गया वो 8 फरवरी को था। सरकार ने इन चारों तारीखों में बिल्कुल भी सीधा जवाब संसद में नहीं दिया। कितनी सब्सिडी दी जा रही है, इसके अलावा सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम की जानकारी न पेट्रोलियम कंपनियों की वेबसाइट पर है, न पेट्रोलियम मंत्रालय की वेबसाइट पर, और न ही पीपीएसी की वेबसाइट पर इसका कोई डेटा है। आज दिन भर हमारी टीम ने वो डेटा खंगालने की, छानने की, ढूंढने की कोशिश की। इस मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब का क्या दावा है, सिलेंडर पर सब्सिडी कैसे दी जा रही है, वो भी सुन लेते हैं। दूर दराजे इलाका में अभी भी सब्सिडी मिल रहा है। लॉकडाउन के दौरान तो हमने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में जो 8 करोड़ बेनिफिशियरी है उनको लगभग 14 करोड़ मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दे दिया। ये व्यवस्था इन्हीं दिनों में हुआ है, लॉकडाउन पीरियड के अंदर हुआ है। इसलिए ऐसा ये आज उज्ज्वला और एलपीजी एक कारगर उपाय बनी है गरीब कल्याण में। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर जिसे आपने सबसे ज्यादा पसंद किया है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर बचे महाभारत को 20% लोगों ने पसंद किया है। यह महाभारत, मैं सियासी महाभारत की बात कर रहा हूं, उस महाभारत की नहीं जिस पर भारत ने मैच जीत लिया है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद में। पहले विपक्ष को तंज कसने का मौका तब मिल गया जब इसमें एक अडानी एंड दिखा और दूसरा एंड अंबानी के रिलायंस के नाम पर था। आखिर जिन औद्योगिक घरानों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमला बोलता है, उनके नाम पर बने अडानी और रिलायंस एंड के पीछे की कहानी क्या है, पहले आपको यह समझा देते हैं। बीसी स्टेडियम पर करीब 800 करोड़ रुपए का खर्चा आया है इस नए स्टेडियम को बनाने में। बीसीसीआई ने 75 करोड़ रुपए दिए हैं, बाकी पैसा जीसीए ने प्राइवेट कंपनियों से लिया है। स्टेडियम बनने में सरकारी पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। अडानी ने करोड़ों रुपए देने का एक करार किया। मदद के कारण ही अडानी को एक एंड मिला। ये एंड जब मैं बात कर रहा हूं तो आप देखते हो कि 2 एंड से गेंदबाजी होती है, तो वो वाला एंड जिधर से जहां पे अडानी का नाम लिखा हुआ है उसको अडानी एंड कहा गया। उसी तरीके से अंबानी ने भी एक एंड अपने नाम पे लिया, बाकायदा स्पॉन्सरशिप लेके उसको अंबानी के नाम पर रिलायंस एंड के नाम से कहा गया। मोदी स्टेडियम में 76 कॉर्पोरेट बॉक्स भी बने हैं। आर्थिक मदद करने वाले कंपनियों को ये बॉक्स दिए गए हैं। ये सारी बातें हमने आपको साफ करके दिखा दी है। फिर भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर सियासी महाभारत लगातार जारी है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बने स्टेडियम पर लोग चौंक गए थे, लेकिन उससे ज्यादा तब चौंक उठे जब इनकी नजर अंबानी एंड और रिलायंस एंड पर पड़ी। आखिर इसी अंबानी अडानी को लेकर संसद से सड़क तक विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसता है। वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम 2 हमारे 2, सिर्फ 2 लोग, हम और हमारे, हम 2 और हमारे 2 इस देश को चलाएंगे। अब स्टेडियम में भी अंबानी और अडानी का नाम आ गया तो राहुल गांधी ने ट्वीट किया। सच कितनी खूबी से सामने आता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अडानी एंड रिलायंस एंड जय शाह की अध्यक्षता में
हम दो हमारे दो। राहुल के इस कमेंट पर हंगामा मच गया। बीजेपी को बुरा लगा कि कुछ भी कह जाते हैं राहुल गांधी। राहुल जी जहां जहां पर भी जाते हैं कांग्रेस का तो कम से कम सुपड़ा साफ करते चले जाते हैं। दिन रात अंबानी, रिलायंस, अडानी को ले लेकर मोदी जी के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये मोदी जी के खिलाफ जहर उगलते हैं, मोदी जी वैसे ही कुंदन बनकर हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे विश्व में छा जाते हैं। स्टेडियम में जितने भी एंड होते हैं वो प्राइवेट कंपनी को दिए जाते हैं जो क्रिकेट मैच और क्रिकेट एसोसिएशन के प्रायोजक होते हैं। अडानी और अंबानी एक मुद्दत से गुजरात से जुड़े क्रिकेट टीम के प्रायोजक हैं। मेरे पीछे स्क्रीन पर एक तरफ अडानी एंड है तो दूसरी तरफ रिलायंस एंड। दरअसल जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम बन रहा था तो गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन को 800 करोड़ रुपए की जरूरत थी। मदद के लिए अडानी आगे आए तो बदले में गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने एक एंड आजीवन अडानी के नाम कर दिया। वैसे ही रिलायंस भी मदद के लिए आया तो दूसरा एंड उनके नाम हो गया। सियासत का काम है अपने फायदे की तस्वीर दुनिया को दिखाना, लेकिन सच ये है कि हर तस्वीर का दूसरा पहलू भी होता है। ये मामला शुद्ध रूप से स्टेडियम के फाइनेंस से जुड़ा है, लेकिन विपक्ष को अंबानी अडानी के साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा जोड़ने में ही फायदा नजर आता है। और ये बात बंगाल की कर लेते हैं, जिसके चुनावी महाभारत को 20% इंडिया देखना चाहता है, जहां पर टीएमसी और बीजेपी में चुनावी संग्राम दिन पर दिन और तीखा होता जा रहा है। जहां बीजेपी के सामने बंगाल विजय की चुनौती है, वहीं टीएमसी के सामने जीत की हैट्रिक लगाने की। इसीलिए दोनों ही अपने लाव लश्कर के साथ सज धज कर तैयार दिखाई दे रहे हैं। जहां टीएमसी ममता के दम पर जीत का दम भर रही है, वही बीजेपी का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। टीएमसी ने 5 रुपए में खाना खिलाने के लिए मां की रसोई का कार्यक्रम चलाया है, तो बीजेपी लोगों से एक मुट्ठी चावल लेकर सामूहिक भोज के जरिए लोगों को रिझाना चाहती है। ममता की पार्टी गली गली जाकर लोगों से संपर्क कर रही है, तो बीजेपी की बड़ी बड़ी यात्राएं निकल रही हैं। इन सबके बीच आज बंगाल में एक रैली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की हुई, तो दूसरी रैली ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की। दोनों नेताओं के भाषण सुनिए तो आपको चुनावी लड़ाई का ये तीखापन समझ में आ जाएगा। कुछ यूं तेवर रहे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के, जब वो कोयला तस्करी घोटाले में परिवार का नाम आने के बाद पहली बार किसी चुनावी रैली में पहुंचे। अपनी पत्नी का नाम कोयला घोटाले में आने और सीबीआई जांच की घेराबंदी के बीच ममता के भतीजे ने आर पार की जंग का ऐलान किया। सीबीआई के ललिए दिए खर्चे की सीबीआई के ललिए दिए अभिषेक बनर्जी के चलते हुए আমি 3 মাস আগে যা বলেছি আজকে তাই বলছি, আপনি সিবিআই, ইডি, ইনকাম ট্যাক্স, এসএফআইও যা পারবেন লাগিয়ে দিন, আপনার জেদের দ্বিগুণ জেদ আমার। बंगाल चुनाव में बीजेपी का अटैक ममता के बाद उनके भतीजे अभिषेक पर ही है। पार्टी के अंदर अभिषेक के बढ़ते दबदबे और दखल के कारण शुभेंदु अधिकारी समेत कई नेता बीजेपी में चले गए। इससे बीजेपी का हौसला और बढ़ा। अब वो ममता के परिवार पर भ्रष्टाचार के आरोप और सोनार बांग्ला के नारे के साथ बंगाल विजय के ख्वाब देख रही है। मुझे खुशी है कि बंगाल की जनता ने इस परिवर्तन यात्रा को आशीर्वाद दिया है, समर्थन दिया है, सहयोग दिया है और इसके साथ साथ संकल्प लिया है कि ममता जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और लाखों सोनार बांग्ला का बनाएंगे। इसके लिए हम आगे बढ़े। সোনার বাংলা কোথাকার স্লোগান? বাংলাদেশের স্লোগান। আর বলছে সোনার বাংলা। আমি প্রশ্ন করতে চাই অমিত শাহকে, তুমি সোনার গুজরাট তৈরি করতে পারোনি কেন? তুমি বাবা উত্তরপ্রদেশে সোনার উত্তরপ্রদেশ তৈরি করতে পারোনি কেন? সোনার ত্রিপুরা হয়নি কেন? সোনার উত্তরপ্রদেশ হয়নি কেন? সোনার গুজরাট হয়নি কেন? সোনার আসাম হয়নি কেন? সোনার হরিয়ানা হয়নি কেন? সোনার মধ্যপ্রদেশ হয়নি কেন? সোনার রাজস্থান হয়নি কেন? সোনার ভারত হয়নি কেন? এখন মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বলছে সোনার বাংলা গড়ব। जय श्री राम।
नड्डा की रैली में जय श्री राम का नारा था, दूसरी तरफ था समर्थकों का हुजूम, जिससे बीजेपी अध्यक्ष की जीत की उम्मीद और मजबूत होती गई। हम आपसे निवेदन करेंगे मई महीने में ममता जी को आराम देना और भारतीय जनता पार्टी को काम देना, आशीर्वाद देना। वोट की इस राजनीति में नहले पर दहला चलने में कोई पीछे नहीं हट रहा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ई स्कूटर पर सवार होकर अपने दफ्तर पहुंची। इससे एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश हुई। एक सादगी वाली छवि की हिफाजत और दूसरा चुनावी मौसम में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम का विरोध कर बीजेपी पर सीधा निशाना। हालांकि बाद में ममता खुद ही स्कूटी चलाने निकली, लेकिन तब सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली हालत हो गई। जहां हैंडल संभालना था और ब्रेक लगाना था, वहां स्पीड बढ़ा दी। ऐसे में ही गाड़ी ट्रैक से उतर जाती है। दूसरे के भरोसे गाड़ी कब तक चलेगी? दीदी को स्कूटी चलानी अभी सीखनी होगी। आगे बढ़ते हैं। एक दो नहीं बल्कि 7 बार का सांसद रहा शख्स अगर खुदकुशी कर लेता है तो उसकी आत्महत्या के पीछे छुपे रहस्य को हर कोई जानना चाहेगा। दादरा और नगर हवेली केंद्र शासित प्रदेश के 7 बार के सांसद मोहन डेलकर की आत्महत्या का सच सब कुछ खुलकर सामने आने लगा है। डेलकर ने 15 पन्नों के सुसाइड नोट में अपनी आप बीती सुनाई है और बीजेपी के एक नेता का नाम भी लिया है। होटल सी ग्रीन की 5वीं मंजिल के कमरे से निकला था 7 बार के सांसद मोहन डेलकर का शव। साथ ही पुलिस को मिला था 15 पेज का सुसाइड लेटर। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहन डेलकर ने गुजराती में सुसाइड नोट लिखा था। पुलिस जांच कर रही है। घटनास्थल पे सुसाइड नोट मिला है। ये सुसाइड होने का शक्यता है। एग्जैक्ट कॉज ऑफ डेथ पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहन डेलकर का गुजराती में लिखा सुसाइड नोट मिला है। 15 पन्ने के सुसाइड नोट में किसी को संबोधित नहीं किया गया है। नोट लिखने में आधिकारिक नोटपैड का इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सुसाइड नोट में मोहन डेलकर ने अपने साथ अन्याय, अपमान, पक्षपात की बातें लिखी हैं। डेलकर ने अपनी मौत के लिए कुछ नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को जिम्मेदार माना है। अभी पुलिस सारे नामों का खुलासा तो नहीं कर रही है, पर मोहन डेलकर ने अपने दुख दर्द का बयान 17 सितंबर को संसद में किया था। पिछले 4 महीनों से लगातार मुझे परेशान एवं प्रताड़ित करने के उद्देश्य से अधिकारी षड्यंत्र के तहत कार्य कर रहे थे। महोदय, प्रशासन के कुछ अधिकारी सांसद के साथ अभद्र व्यवहार एवं उनकी अवमानना करते हैं, जिसका बड़ा उदाहरण मेरे साथ जो घटना घटी उससे प्रमाणित होता है। ऐसे अधिकारियों के व्यवहार से न केवल लोकसभा की गरिमा को ठेस पहुंचती है, बल्कि लोकतंत्र के ऊपर बड़ा खतरा मंडरा जाता है। दादरा और नगर हवेली से 7 बार के सांसद मोहन डेलकर का शव मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके के इसी सी ग्रीन साउथ होटल की 5वीं मंजिल के एक कमरे से बरामद हुआ। मुंबई पुलिस सूत्रों की माने तो सांसद के शव के पास 15 पन्नों का एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जो सांसद ने अपने आधिकारिक लेटर हेड पर लिखा हुआ है। इस सुसाइड नोट को गुजराती में लिखा गया है, जिसमें दादरा और नगर हवेली के कई प्रशासनिक अधिकारियों के नामों का जिक्र भी है। सुसाइड नोट में करीब 35 से अधिक लोगों के नामों का जिक्र है, जिनका अलग अलग संदर्भ में नाम लिया गया है। फिलहाल मुंबई पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इनका क्या रोल है। पहले मुंबई आकर आत्महत्या और फिर सुसाइड नोट, और सुसाइड नोट में लिखे गए नाम, राजनीति तुरंत शुरू हो गई कि इसकी जांच हो, उनके ऊपर किसका दबाव था, किस तरह से उनका मृत्यु हुआ था। उन्होंने 16 पन्ने का एक सुसाइड नोट लिखा है। जितने भी नाम हैं निश्चित तौर पर उनकी जांच होने की आवश्यकता है। सुसाइड नोट से बाहर आया एक नाम है प्रफुल्ल पटेल का, जो दादर नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब इस सांसद मोहन डेलकर दबाव में थे, किसी डिप्रेशन में थे, किसी परेशानी पे थे। लेकिन ये मामला सिर्फ सांसद की खुदकुशी का मामला नहीं है। खुदकुशी देश और दुनिया में एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। इसके पीछे बहुत बड़ी समस्या है अकेलापन, अपनी बात को शेयर न कर पाना। भारत में एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों को अगर देखें तो आपके सामने ये आंकड़े हैं। 2017 में 1,29,887 लोगों ने खुदकुशी की। 2018 में ये बढ़कर 1,34,516 हो गया और 2019 में आंकड़े बढ़कर 1,39,123 तक पहुंच गए। 2020 के आंकड़े अब तक सामने नहीं आए हैं, लेकिन आशंका है कि कोरोना और लॉकडाउन से उपजी हताशा का असर भी इन आंकड़ों पर होगा। दुनिया भर में करीब 8 लाख लोग हर साल
आत्महत्या करते हैं। 8 लाख लोग, यानी हर 40 सेकंड में कोई शख्स अपनी जान गंवा देता है। जापान में भी महामारी की तरह खुदकुशी बढ़ती जा रही है। जापान में लोनलीनेस मिनिस्ट्री बनाकर एक हल खोजने की कोशिश की गई है ताकि अकेलेपन को दूर किया जा सके। सरकार की तरफ से कोशिश है। क्या हिंदुस्तान जापान से कुछ सीख सकता है? आइए देखते हैं। दिल्ली के पॉश डिफेंस कॉलोनी इलाके में पूर्व आईएफएस अफसर रंजीत शेट्टी ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सुसाइड नोट में लिखा, जीना नहीं चाहता। नासिक में 2 दिन में 9 लोगों ने आत्महत्या की। प्रारंभिक जांच में बढ़ती निराशा को वजह बताया गया। भारत में हर साल आत्महत्याओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। उम्र के हिसाब से देखें तो साल 2019 में 60 साल से ऊपर 8,302 पुरुषों ने आत्महत्या की, तो 2,709 बुजुर्ग महिलाओं ने आत्महत्या की। बड़ी उम्र में आत्महत्याओं की बड़ी वजह अकेलापन और आर्थिक तंगी है। यही वजह है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 संशोधन बिल में मोदी सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं। बिल में बुजुर्गों को यह अधिकार दिया गया है कि वो अपने परिजनों द्वारा अनदेखी और दुर्व्यवहार किए जाने पर अपने संरक्षण और रख रखाव के लिए दावा कर सकते हैं। अब रिश्तेदारों और बच्चों की श्रेणी में बेटा और बेटी के अलावा बहू, दामाद, पौत्र, पौत्री और नाबालिग बच्चों के अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। गोद लिए गए और सौतेली संतानों को भी बच्चों की श्रेणी में शामिल किया गया है। संसद की स्थायी समिति ने इस पर मोहर लगा दी है। वहीं जापान के कदम पर भी भारत के साथ साथ दुनिया भर की निगाहें हैं। जापान में लगातार आत्महत्या बढ़ रही है। जापान में 2019 के मुकाबले साल 2020 में 15% ज्यादा आत्महत्या हुई। अक्टूबर 2019 के मुकाबले अक्टूबर 2020 में आत्महत्या की दर 70% ज्यादा थी। इसी के बाद जापान में आत्महत्या के बढ़ते मामलों के चलते एक नया मंत्रालय बनाया गया, लोनलीनेस मिनिस्ट्री यानी अकेलापन मंत्रालय। इससे पहले ब्रिटेन में भी ऐसा ही मंत्रालय साल 2018 में बनाया जा चुका है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि तनाव भरे जीवन में लोग ना तो अकेलेपन को गंभीरता से लेते हैं और न ही मानसिक बीमारियों को। अगर सही वक्त पर सही सलाह मिल जाए तो बहुत सी जिंदगियों को बचाया जा सकता है। और इंडिया चाहता है मैं आगे बढ़ते हैं और अब चलते हैं भारत पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के होश ठिकाने आने लगे हैं, इसीलिए अब वो भारत के साथ इस बात पर राजी हो गया है कि नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी नहीं की जाएगी। यानी जो बात 2003 में तय हुई थी वो अब पाकिस्तान मान रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों का अगर हाल देखें तो पाकिस्तान ने 2018 में 2140 बार सीज फायर को तोड़ा, 2019 में 3479 बार, 2020 में 5133 बार और 2021 में यानी अभी शुरुआत के 2 महीनों में 591 बार ये सीज फायर को पाकिस्तान तोड़ चुका है। कल दोनों देशों के डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन के बीच बातचीत हुई, जिसमें युद्ध विराम पर नए सिरे से सहमति बन गई है। सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नई गाइडलाइंस आज जारी कर दी गई। सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म, ये गाइडलाइंस क्या हैं, ये हम अब आपको विस्तार से बताते हैं। अब आपको बताना होगा कि आपत्तिजनक पोस्ट का सोर्स क्या है। भड़काऊ पोस्ट को 24 घंटे के अंदर आपको हटाना होगा। महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ वाली पोस्ट तुरंत हटानी होगी। कंपनियों को 24 घंटे शिकायत अधिकारी एक रखना होगा। कानूनी एजेंसियों से तालमेल के लिए नोडल अफसर होगा और कंपनियों को यूजर को वेरिफिकेशन का ऑप्शन देना होगा। कंटेंट हटाने पर यूजर को कारण भी बताना होगा। नियम तोड़ने पर कंपनियों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। गाइडलाइंस अगले 3 महीने में लागू की जाएंगी। इससे साफ है कि आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना कंटेंट में कमी आ सकती है। एक सवाल आता है फर्स्ट ओरिजिनेटर का कि खुराफात हुई, बट हु वाज द क्रिएटर, हु वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ द मिसचीफ? बार बार चीजें रीट्वीट पर ट्वीट होनी शुरू होती हैं। कई बार महम शुरू हो जाता है ऑन व्हाट्सएप, मॉब लिंचिंग में। तो फर्स्ट ओरिजिनेटर कौन है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। दिस फर्स्ट ओरिजिनेटर विल नॉट, वी डोंट लाइक टू हैव द कंटेंट, क्योंकि कंटेंट तो बाहर आ जाता है, कई लोग ट्वीट रिट्वीट करते हैं। हु बिगैन द मिसचीफ, ये आपको बताना पड़ेगा। ये मिसचीफ अगर भारत के बाहर से हुआ है तो भारत में उसको किसने शुरू किया, ये बताना पड़ेगा।
और अब बात ओवर द टॉप यानी OTT प्लेटफॉर्म की। कोरोना पर भी सरकार ने नकेल कस दी है। देश में करीब 40 OTT प्लेटफॉर्म हैं जो इस दौरान फले फूले हैं कोरोना काल में। नेटफ्लिक्स जैसे है। नेटफ्लिक्स के पास 45 लाख सब्सक्राइबर हैं। डिज्नी हॉटस्टार के पास भारत में करीब 26 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। अमेजन प्राइम पे करीब 10 लाख प्राइम सब्सक्राइबर हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर विवादित सीरीज भी आती रही है जिन पर सरकार का अब तक कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन अब से OTT प्लेटफॉर्म को अपने काम की जानकारी देनी होगी। उन्हें दर्शक वर्ग की उम्र के मुताबिक अपनी कैटेगरी तय करनी होगी। OTT प्लेटफॉर्म को सेल्फ रेगुलेशन पर काम करना होगा, स्व नियंत्रण। एक संस्था बनेगी जिसके हेड सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड करके जज हो सकते हैं। गलती होने पर माफी भी इन प्लेटफॉर्म्स को मांगनी होगी। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा समेत कई देशों में समाचार बनाने वालों और समाचार परोसने वाले प्लेटफॉर्म के बीच कमाई के बंटवारे को लेकर बहस जारी है। वहीं भारत में इंडियन न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन ने पत्र लिखकर मांग की है कि उन्हें गूगल न्यूज़ से जो कमाई करती है, यानी गूगल के पास जो कमाई आती है, उसका 85% समाचार बनाने वालों को मिलना चाहिए। आज भी केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि उनकी नज़र इस बहस पर है। ऑस्ट्रेलिया का मुद्दा है वो इससे अलग है थोड़ा। वो मीडिया की न्यूज़ जो छापते हैं उनको कुछ पेमेंट मिले न मिले ये भी एक मुद्दा है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि दुनिया के सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कमीशन या बाकी अन्य देशों में भी इस विषय में क्या क्या हो रहा है इसका हम जानकारी भी रखते हैं और उसकी राय जब प्रकट करना होगा तो करेंगे। और OTT गाइडलाइंस पर आप पूरी बहस, पूरा कार्यक्रम रात को 10 बजे संविधान की शपथ में देख सकते हैं, जब हमारे साथ रविशंकर प्रसाद जो कि केंद्रीय मंत्री हैं खुद जुड़ने वाले हैं। और अब बात करते हैं आज के शब्द की, यानी आपके फेवरेट सेगमेंट की। आज जो शब्द मैंने ट्विटर पर आज सुबह पोस्ट किया था वो था पवित्र। इस शब्द के लिए रोज की तरह आज भी मुझे ढेरों संदेश मिले हैं। उनमें से 2 चुने हुए संदेश आपके सामने हैं। सोनाज मदर ने लिखा है, जिसका जैसा चरित्र होता है उसका वैसा मित्र होता है। शुद्धता होती ही विचारों में है, इंसान कब पवित्र होता है। आशीष पंत साहब लिखते हैं, भारत की माटी पवित्र, माँ गंगा की निर्मल धारा पवित्र, आओ हम खुद के अंतर मन और विचारों को पवित्र करें। सच्ची पवित्रता की पहचान ना घृणा, ना द्वेष, ना ईर्ष्या, ना अभिमान। हमें अपने विचारों, इरादों और कर्मों को लेकर पवित्र रहना चाहिए। वही पवित्रता हमारी साख को मजबूत करती है। हमारी भी यही कोशिश है कि हमारा और आपका ये रिश्ता और पवित्र दिन पर दिन होता जाए। आप अपने विचार, अपनी पसंद की खबरें हमें बताते रहें, क्योंकि यही तो इंडिया चाहता है। तो फिलहाल इतना ही।